सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 की, जो कि एनईपी के तहत 2024 में 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, उनके पास जो सिलेबस है और सिलेबस में उन्होंने जो मेजर हिस्ट्री जो आपके पास है, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकंड। तो आज हम कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकंड का यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। यानी हम बुक के हिसाब से कहें तो हम 4th चैप्टर करने जा रहे हैं आज, क्योंकि यूनिट 2 में हमारे 4 चैप्टर दे रखे हैं। तो उसका पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर है और बुक के हिसाब से बुक का चौथा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बरोक्को से रोरोक्को और नियोक्लासिज्म तक की कला। यानी जो बरोक से रोरोक्को थे, इनकी ये बहुत इनके आर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय अर्लियर मॉडर्न टाइम्स पे, और इन्होंने कैसे मॉडर्न जो यूरोप था उसको प्रभावित करा, कैसे उस समय क्रांति लाई, इन सब के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ ये नोट्स वहाँ से आप ओनली 9 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। और ये नोट्स आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस है कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकंड, इसका वीडियो अभी कोई नहीं बना रहा है और बुक्स भी आई हैं वो हिंदी में नहीं आई है। तो ओनली मेरे पास ये नोट्स है एंड मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ के बनाया है, तो थोड़ी मेहनत लगी है इसमें एंड आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इससे। तो प्लीज़ परचेज ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप कॉपी में या तो नहीं लिखेंगे तो आपको आने वाला इतना नहीं है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर जो लिटरेचर है और जो आर्टिज्म है, मतलब जितने भी मतलब लोग हैं कला के हिसाब से, इन सब लोगों के आपको नाम याद करने हैं। तो आप नाम ऐसे याद कर ही नहीं पाओगे मुंह ज़बानी, आप समझ तो लोगे बट आपको नाम याद करने के लिए कहीं ना कहीं या तो लिखना पड़ेगा या तो नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो जो बरोक काल था, जो बरोक्को काल से रोरोक्को की ओर बढ़ना अंतर जो नियोक्लासिज्म जो था, नियोक्लासिज्म युग की ओर बढ़ रहा था। यानी बरोक्को से ये क्या थे, ये भी एक कलाकारी थी। इनसे बरोक्को से लेके रोरोक्को तक का जो समय पीरियड था, इसमें जितने भी मतलब कला वाले जो लोग आते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यही नियोक्लासिज्म युग भी कहलाया। 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान में यूरोपियों में क्या हुआ था, कला में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ था। यानी कला के क्षेत्र में, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मूर्ति निर्माण, घरों का निर्माण, इन सब के निर्माण हुआ था। कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ था 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। इसमें से प्रत्येक कलात्मक क्रांति जो है वो महत्वपूर्ण संस्कृति, सामाजिक और दार्शनिक परिवर्तनों को दर्शाती है। इसमें जितने भी कला का आविष्कार हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ, उसमें संस्कृति को, यूरोप की संस्कृति, यूरोप का समाज और यूरोप की जो दार्शनिक परिवर्तन उस समय जो हो रहे थे, उसी चीज को ये दर्शा रही थी। केवल दृश्य कला ही नहीं बल्कि वस्तु कला इसमें शामिल थे, साहित्य शामिल थे, संगीत के माध्यम से, इन सब के माध्यम से यूरोप के लोगों को प्रभावित किया जा रहा था। जैसे ही बारोक का काल समाप्त हुआ, फिर क्या हुआ, फिर रोरोक्को काल शुरू हो गया, रोरोक्को शैली स्टार्ट हो गई। इसके अत्यधिक अलंकार और धार्मिक विषयों की प्रतिक्रिया विकसित हुई। इसने धर्म को लेके बहुत ज्यादा लिखा था, लोगों में संस्कृति का फैलाव किया था। रोरोक्को काल अपनी हल्कपना, नाजुकता और नममोजी लालित्य से प्रतिष्ठित है। यानी ये बहुत अक्सर प्रेम, प्राकृतिक और आनंद जैसे विषयों पर ही लिखते थे। जीन एंटोनी वटटू और जो फ्रांकोइस बाउचर है, ये ऐसे कलाकार थे जो कि रोरोक्को शैली से प्रभावित होकर इन्होंने कुलीन और अभिजात वर्ग के लिए बहुत सारी चीज लिखी थी और लोग इससे लोकप्रिय भी बन गई थी। मतलब उस समय ये चीज ट्रेंड पे चल रही थी। फ्रांस में जैक्स लुई डेविड और इटली में जो एंटोनिया कैनोवा है, उसने अपने चित्रों में नियो क्लासिकल अवधारणा का उदाहरण भी दिया था। किसने? फ्रांस के जैक्स
लुई डेविड और इटली के एंटोनिया कैनोवा ने। इसने नैतिक गुण और प्रतिनिधित्व करते थे ये लोग। बेरेको से रोरक्को से जो न्यू क्लासिकल युग था, तब तक यात्रा बड़े संस्कृति और बौद्धिक परिवर्तन को दर्शाती थी। यानी बेरेको से रोरक्को तक के जितने भी लोग थे, ये जो टाइम पीरियड था, ये क्या दर्शाता था? ये लोगों की बड़ी तरह की संस्कृति को दर्शाता था और बौद्धिक परिवर्तन जो हो रहे थे यूरोप में, इसको दर्शा रहा था उस समय। जैसे ज्ञानोदय और तर्कवाद और व्यक्तिवाद का उद्भव हुआ था, जैसे आपने पुनर्जागरण में पढ़ा और इससे फर्स्ट यूनिट में पढ़ा। ज्ञानोदय, ज्ञान लोगों में नए नए आविष्कार करने लगे। तर्कवाद, लोग हर चीज पे तर्क करने लगे। व्यक्तिवाद, लोग मानवतावाद पे ध्यान देने लगे। इन सब का उद्भव हुआ, वैसे ही इसका भी उद्भव हुआ। प्रत्येक आंदोलन ने यूरोप में संस्कृति वातावरण में एक अचूक प्रभाव डाला था और इसमें कलाकारी की प्रभावी पीढ़ियां प्रेरित किया और पश्चिम काल का इतिहास ही बदल दिया। किसने? कला ने। बारोक को जो काल था वो 1600 से 1750 तक का था। बैरोक काल जो है वो 16वीं सदी के अंत में यूरोप में उभरा था और 18वीं सदी के मध्य तक ही ये चला था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इटली से ही हुई थी और धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरे यूरोप में फैल गया। इस युग की जो नाटकीय भव्यता, यानी इस युग में जो नाटक लिखे जाते थे वो बहुत चरम सीमा पे थे, यानी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थे। भावनात्मक तीव्रता थी, अलंकृत मतलब भावना को व्यक्त किया जाता था, उसमें अलंकार को जोड़ा जाता था। ये सब उसकी क्या थी? उस कला की विशेषता थी और यही कला उस समय बहुत ज्यादा फली फूली थी, उस समय ट्रेंड पे चल रही थी। इस अवधि के दौरान कई प्रभावशाली हस्तियां, बड़े बड़े लोग, जिन्होंने पूरे यूरोप में बरोक कला के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण दिया। जो बरोक कला है उसको जिसने चरम सीमा पर ले जाने के लिए और जो कलाकारी थे उन्होंने इसमें अपना जो योगदान दिया, वो उस समय भी बहुत ज्यादा उभरे थे। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट है कि जियान लोरेंजो बर्निनी। इसका जो है ये 98 से 60-80 तक ये रहे थे। बारोक्को युग से ये प्रभावित थे। बारोक्को युग के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे। बारोक्को युग में क्या हुआ, बारोक्को को एक युग मान दिया गया। उसके युग से लेके जहां तक जितने भी कलाकार थे उनको बताया गया। तो बारोक्को युग में सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकार के रूप में ये कार्य करते थे। ये मूर्तिकार थे और वास्तुकार, मतलब घर वर, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। ऐतिहासिक और मूर्तिकार भी थे। चित्रकारों में से एक रूप प्रसिद्ध भी था इसमें। बर्निनी की कृतियां आंदोलन की गतिशीलता और नाटकता का प्रतीक बनी है। मतलब नाटक में इसको बहुत ज्यादा जोर दिया गया। उनकी मूर्ति जैसे आपने सुना होगा अपोलो और डॉफनी और द एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, ये नाटकीय गति और भावनात्मक तीव्रता पकड़ने में इनने महारत बहुत ज्यादा हासिल की थी। उसके बाद कार्वागियो जो है, उन्होंने 1571 से 1610 तक इनका कार्य चला था। ये काइरोस्कोरो जो है, यानी प्रकाश और अंधेरे के बीच जो अंतर होता है, इस पे एक बुक लिखी थी जो कि काइस्कोरो इसका नाम दिया गया था। इस अभिनव में क्या किया गया था, इस नाटक में ये कहा गया कि धार्मिक विषयों के प्रति प्राकृतिक दृष्टियों ने बारोक्को काल के दौरान क्या किया था, चित्रकला में क्रांति ला दी थी। उनके कार्य जैसे कि द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू और द सपर एट इमाम्स, ये सब बारोक्को काल और कलाकारों की बाद की पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव इसका पड़ा था। उसके बाद पीटर पाल रूबेंस जो कि 1517 से 1640 तक थे। ये एक विपुल फ्लेमिश चित्रकार थे। क्या थे? ये एक चित्रकार थे। उनकी समृद्धि रंगीन और गतिशील रचनाओं में थी, यानी वे रंग बिरंगे बहुत सारे चित्र बनाते थे। द डिसेंट फ्रॉम द फ्रॉस्ट इनकी एक पेंटिंग्स है, चित्र है। इनकी गति में बहुत अच्छे अच्छे रंग का उपयोग किया जाता था। नाटकीय में भी इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद रेम्ब्रांट वैन रीजन जो ये है, ये 1616 से
1669 तक थे। इनके प्रकाश और छाया महारत इन्होंने हासिल की थी। इन्होंने अपने प्रकाशन और छाप में हासिल की थी। रेम्बार्ड की पेंटिंग और नक्काशी मानव स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि बहुत लोगों के अंतर तक ये घुस गई थी। द नाइट वॉच और द एंटोमी जैसे इन्होंने जो चित्र है वो बनाए थे और ये लोगों में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी और यथार्थवाद को प्रभावित किया था, यानी मानवतावाद पर ये जोर देती थी। जोहान सेबेस्टियन बाख, ये जो है ये 1685 से 1750 तक इनका काल रहा था। बारोको संगीत में एक महान व्यक्ति थे। ये संगीतकार के रूप में उभरे थे उस समय और ये बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते थे आध्यात्मिक गहराई के ऊपर भी। उनकी उत्कृष्टि बैंडबर्ग कॉन्स द वेल ऑफ डेल्पर्ट क्लैरियर और मांस इन बी माइनर, इन सब ये सब इनकी क्या है, इनकी कलाकृति है ये सब इनकी। और ये क्या थे, एक संगीतकार थे। उसके बाद क्लाउडियो मोंटेवेर्डी, जो ये जो है ये 1567 से लेके 1643 तक थे। ये भी एक संगीतकार थे। मोंटेवेर्डी ने बरोक्को युग के दौरान मुखर संगीत को बदलते हुए ओपेरा के विकास को बहुत ज्यादा बढ़ाया। ओपेरा ऑफियो जो है इसकी शैली को सबसे ज्यादा बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। कला, संगीत और साहित्य के प्रति अभिनव दृष्टिकोण और भावनात्मक नाटक के धार्मिक उत्साह आंदोलन पर जोर योगदान दिया इन्होंने। पश्चिम समाज की संस्कृति विरासत पर एक स्थायी छाप इन्होंने क्या करा, छोड़ा था। रोम जो कि 16वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ था, एक ठहराव हो गया था इसमें। इतावली में बरोक्को क्या हुआ था, रोम का केंद्र बन गया था और कैथोलिक चर्च में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण यही बना था। साहसी लोक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। परिणाम स्वरूप नई सड़कों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। इन सब की वजह से नए जल स्रोत की शुरुआत हो गई, शहर बनने लग गए नए नए। तो इनने क्या करा, बहुत ज्यादा रोम को परिवर्तन किया। उसके बाद रोम में रहने वाले बहुत से लोग पुजारी थे जो न केवल चर्च के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे बल्कि पुजारी होने के साथ साथ पॉप होने के साथ साथ शहर और राज्य का भी प्रबंधन करते थे। शहर बनाते थे, नाले बनवाते थे। कलाकारों, नाटककारों और विद्वानों के साथ अपने संबंध इन्होंने अच्छे अच्छे बनाए थे। संस्कृति पर प्रभाव डालते थे, संस्कृति पे बहुत ज्यादा ये लोग जोर डालते थे। और ये लोग रईस, वकील और फाइनेंस, इन वैज्ञानिक, इन सबसे अलग थे ये लोग। बारोक काल के दौरान क्या हुआ था, विश्व राजनीति में पॉप की शक्ति बहुत कम हो गई थी, क्योंकि आपने सुना होगा जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ था तब से पॉप की शक्ति कम होने लगी थी। लेकिन फिर भी पॉप ने यूरोप में कैथोलिक राजाओं के राज्य संबंध बनाए थे। क्यों? क्योंकि वो राजदूतों का स्वागत भी उन्होंने किया जो दूसरे दूसरे देश से व्यापार के लिए आते थे, और तथा किसी राज्य उनका स्वागत भी करते थे। और पॉप ने बहुत सारी सड़कें वड़कें भी बनाई थी और समाज में श्रेष्ठता बनाए अपनी रखने के लिए उन्होंने कई सारे सार्वजनिक क्षेत्र बनाए थे, कार्यक्रम करवाते थे, स्मारक बनवाए थे, बहुत सारी स्टैचू, मूर्ति, महल, ये सब बनाए थे, आर्किटेक्चर। और इन सब में वित्तीय फाइनेंस प्रदान की थी, यानी पैसे भी दिए थे ये सब बनाने में, यानी दान दिए थे। जाते बरोक्को काल की विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता में धार्मिक और पौराणिक विषय वस्तु थी। यानी बरोक्को काल का एक सहयोग था। यूरोप में जब प्रतीत सुधार आंदोलन हुआ था, यानी जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, जिससे क्या होता है, धार्मिक उत्साह का पुनरुत्थान हुआ था। लोगों में धार्मिक उत्साह का बहुत ज्यादा फिर पुनरुत्थान, लोगों में धर्म तो बढ़ा था पर अंधविश्वास घटा था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, बरोक्को काल में धार्मिक विषय प्रचलित हुआ, जो कि इस काल के माध्यम से विश्वास और भावनात्मक भक्ति को प्रेरित करने में कैथोलिक चर्च की इच्छा को दर्शाया गया था। तो कैथोलिक चर्च ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। आंदोलन और कार्रवाई, गतिशील आंदोलन बरोक्को काल की पहचान थी। बरोक्को काल में कई आंदोलन हुए थे। कलाकारों ने कुशलतापूर्वक गति व्यक्त किया था, अपने कला के माध्यम से आंदोलन में भाग लिया था, चाहे क्रिया आकृति के माध्यम से या विकर्ण सब त्रिलों के माध्यम से, पर लोगों ने क्या किया था, भाग जरूर लिया था, चाहे रचना के माध्यम से, चाहे कला के माध्यम से, चाहे किसी भी पेंटिंग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों ने भाग जरूर लिया था। रचनाओं के भीतर ऊर्जा, गतिशील भावना लोगों के अंदर पैदा की थी। लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी भावना इन लोगों ने पैदा की थी। वास्तुकला में भव्यता भी आई थी बरोक्को काल में। बरोक्को वास्तुकला की विशेषता थी, इसमें कई तरह के डिजाइन्स, अलंकृत आर्किटेक्चर बनाए गए थे, प्रकाशन किए गए थे, अच्छे अच्छे बुक अलंकार के साथ, और संगीत, इन सब का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। नाटकीय और भावनात्मक प्रतीक, बरोक्को काल में नाटक भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। स्वभावनात्मक गतिशील रचनाओं में नाटकता को बहुत बड़ा एक हथियार माना गया था, और नाटक के उद्देश्य से ही
बांधना लोगों को मंदमुग्ध करना था, लोगों को अपने और आकर्षित करना था, और धार्मिक पौराणिक रोजमर्रा के दृश्य दिखाए जाते थे नाटक के माध्यम से। यथार्थवाद और प्रकृतिवाद पे भी जोर दिया था। बरोक्को काल में अक्सर यथार्थवाद और मानवतावाद और प्रकृतिवाद को अपनाया गया था। लोग अपने चित्रित में क्या करते थे, ये कोशिश करते थे कि कला में मानवीय रूप की भावना यानी मानवतावाद पे जोर दिया जाए, मानव के अपने कार्य पे सटीकता पे जोर दिया जाए और प्रकृति की सुंदरता पे जोर दिया जाए। अलंकृत और विस्तृत वर्णन। बरोक्को कलाकृति में चाहे पेंटिंग हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वास्तुकला हो, इन सब में अलंकरण बहुत महीन काम, जटिल काम कराया गया था। बहुत ज्यादा उसमें हर चीज में एक कोई ना कोई एक मकसद छुपा था। पेंटिंग में भी कोई मकसद, मूर्ति कला में, वास्तुकला में, हर चीज में एक मतलब एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। इस भव्यता विरासत पर बरोक्को शैली जुड़ी हुई थी और समृद्धि का यही कारण बना था, भावना का योगदान दिया था इन लोगों ने। अब जानते हैं रोरोक्को युग। रोरोक्को युग जो है वो 1730 से 1770 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, रोरोक्को शैली जो है वो बरोक्को शैली के बाद आई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में ये विकसित हुई थी। ये कला, डिजाइन और इतिहास में एक नाजुक सजावटी अध्याय के रूप में खड़ा हुआ था। यानी क्या हुआ था, ये एक डिजाइन, एक अच्छी नाजुकता सजावट के रूप में ये उभरी थी। फ्रांस में ये उत्पन्न हुआ था, ये फ्रांस से उभरा था और पूरे यूरोप में फिर फैल गया। यूरोक्को काल जो है, रोरोक्को काल ने अपने उद्देश्य में बरकरार रखते हुए अतीत की नाता जोड़ने के बजाय दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध करते हुए बरोक्को काल की निरंतरता और विस्तार देखा गया। अपने इतिहास को लेके ही प्रेजेंट में जोड़ के लोगों को क्या किया गया, एंटरटेन किया गया इनके माध्यम से। मध्यम वर्ग के निर्धारित उत्थान ने एक खरीदारों और आकर्षित किया। मध्यम वर्ग ने बहुत क्या करा, इसकी खरीदी को बहुत ज्यादा बढ़ाया, लोगों को आकर्षित किया। मूर्तिकला, चित्रकला को लोग खरीदने लगे, अपने घर में लगाने लगे, लोगों में उत्सुकता बढ़ गया। जनता को नए सार्वजनिक स्थानों पर जाने का, जब नए नए आर्किटेक्चर बनाए गए बहुत सुंदर सुंदर, जैसे कि देखो अब मुगल काल में जैसे ताजमहल और लाल किला बनाए गए थे, तो आज हम देखने जाते हैं ना, तो वैसे ही उस समय बहुत सारी चीज का निर्माण हुआ, जिसके कारण लोग फिर क्या करने लगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिला। उसके बाद महिलाओं के परिधान पर लगाए गए जो प्रतिबंध मतलब नहीं जा सकती थी, उनको भी क्या किया, उनकी संख्या में भी वृद्धि की गई थी। उसके बाद रोरोक्को ने बरोक्को के धार्मिक और गंभीर विषयों को हटकर जीवन के हल्के अधिकार और सन की पहलू को अपनाया था। रोरोक्को से पहले बरोक्को थे, तो बरोक्को की जितनी भी धार्मिक गर्भिता नीति थी उसको थोड़ा हटा के इन्होंने अपने और थोड़ी नीतियां इसमें जोड़ी, और आंदोलन ने कलाओं में आनंद, अवकाश और सौंदर्य खोज पर जोर दिया था। रोरोक्को कला जो है उसकी उल्लेखनीय विशेषताएं जानते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो रोरोक्को कला की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी विषमता थी, यानी ये तरलता और वक्तापूर्ण था, ये बहुत सुंदर होता था। इसकी जो कलाकारों और कारीगरों ने जटिल भव्य डिजाइन बनाने की कोशिश की थी, अच्छा सा अच्छे डिजाइन बनाने की, प्राकृतिक से प्राप्त रूपांकनों से प्राकृतिक की चीज जोड़ के सीप या फूल पत्ती इन सबको जोड़ा गया था अपनी कलाकृति में। जैसे कोई आर्किटेक्चर बना रहे, कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे थे जिसको लोग देखने हैं, तो उसमें एक प्रकृति को जोड़ा गया था, प्राकृतिक पत्ते वत्ते को, केवल चित्रों को सुभूषित करते थे। वास्तुकला में भी, फर्नीचर में भी, फैशन में भी प्रकृति को जोड़ते थे, कपड़ों में, फर्नीचर में, हर चीज में। यहाँ तक कि चीनी मिट्टी में बर्तन और टेपेस्ट्री जैसी सजावटी कलाओं में भी प्रवेश करते हुए रोरोक्को पेंटिंग ने असर, फुर्सत और रोमांस रोजमर्रा जिंदगी को दर्शाया। चिकनी मिट्टी के बर्तन, उसमें भी डिजाइन डालने लग गए, फूल पत्ती, जिसने क्या करा, पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। लोग पेंटिंग करेंगे बर्तन में भी तो पेंटिंग ही होगी ना वो। इसके अलावा रोरोक्को काल ने केवल कुलीन जीवन शैली का जश्न बनाया, बल्कि पूंजीपति वर्ग की जरूरतों को भी समझा। इनने ओनली अमीर लोग को ही नहीं देखा, बल्कि पूंजीपति लोगों को भी देखा, व्यापारी लोगों को भी देखा, और इसकी सुंदरता पैदा हुई जिससे जो अभिजात वर्ग थे उन्हें भी ये चीज पसंद आई। रोरोक्को कला और डिजाइन उनकी जटिल भव्य अलंकरण द्वारा परिभाषित किया गया था, उनकी सजावटी बहुत ज्यादा फेमस थी। कलाकारों ने कारीगरों को विस्तृत नाजुक विवरणों का इस्तेमाल किया था, मतलब महीन महीन काम करे जाते थे हर चीज पे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, हर चीज पे।
रंग प्लेट नरम और हल्के रंग का होता था। रंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। रंग को ऐसा दिखाया गया कि लोग उसमें आकर्षित हो, जिसमें हल्का नीला कलर, गुलाबी कलर, हरा, क्रीम जैसे हल्के हल्के कलर इसमें शामिल किए गए। इनको अक्सर रोलोको प्रकृतिया से जोड़ के देखा जाता है। इनको रोको कला ने अक्सर अवकाश, आनंद और रोजमर्रा की जिंदगी को रोमांटिक दृश्यों को दर्शाया। मतलब कि क्या करते थे, रोमांटिक चीज पे बनाते थे कोई चीज, या रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर ही ये क्या होता था, काम करते थे। उसके बाद रोको सौंदर्य शास्त्र अंतर रंग स्थानों के लिए उपयुक्त था। इस शैली ने निजी सैलून, ब्राउन कुलीन, आंतरिक सज्जा के सजावट को अपनाया था। अब घर को सजाने के लिए भी क्या किया गया, पेंटिंग का उपयोग किया गया। हर चीज में, मतलब इस समय बहुत ज्यादा आर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, बहुत ज्यादा हर चीज में आर्ट, हर चीज में आर्ट को बढ़ावा दिया गया था। महीन महीन चीजों पे काम किया गया था। अब जानते हैं नियो क्लासिकम युग क्या था। परिचय जानते हैं। ये जो शब्द है नियो क्लासिज्म, ये उस युग को संदर्भित करता है जब कई कलाकारों और विद्वान सामने आए थे। यानी न्यू क्लासिकल युग का मतलब होता है जब जितने कलाकार थे, जितने विद्वान थे, वो उभरे थे। उसी उनकी कला का उभरना, मतलब साहित्य में, वास्तुकला में, लिटरेसी में, म्यूजिक में, साइंस में, हर क्षेत्र में लोगों का उभरना, ज्ञान का उदय होना, यही न्यू क्लासिकल युग कहलाया था। आंदोलन के रूप में नवशास्त्र का उद्भव हुआ था। उस समय 18वीं सदी के मध्य में क्या हुआ था, नवशास्त्र एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्प और कलात्मक आंदोलन बन गया था। एक आंदोलन बन गया था, मतलब इसमें नए नए चीज, नए नए कला का आविष्कार होने लगा था, क्रांति होने लगी थी, लोगों में ट्रेंड बन गया था। तो ये एक आंदोलन का रूप ले लिया था 19वीं, और ये कब तक चला था, ये 19वीं सदी की शुरुआत तक चला था। यह आंदोलन पिछली रोको प्रतिक्रिया से प्रभावित थी। जो पहले हमने बरोक्को पढ़ा, फिर हमने रोरोक्को पढ़ा, तो जो बरोक्को के बाद रोरोक्को काल आया, उससे प्रभावित होकर ये आंदोलन हुआ था। और इससे प्राचीन यूनानी जो रोमन है, उसके दर्शन, कला और संस्कृति का भी इसने संकेत दिया। इसने क्या किया, इसमें प्राचीन रोमन और यूनानी जो संस्कृति थी उसको भी दोबारा से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, लिटरेसी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों को बताया गया। न्यू क्लासिकम जो का उद्देश्य जो था वो था नैतिकता उत्कृत करना, लोगों में नैतिकता बढ़ाना, राष्ट्रीय गौरव की भावना लोगों में उत्पन्न करना, लोगों को तर्क संगत बनाना कि लोग हर चीज को तर्क से माने, ऐसे ही अंधविश्वास पे न माने। व्यवस्था का कारण शास्त्रीय अवधारणा को पुनर्जीवित करना था। यानी इसका उद्देश्य था कि जो शास्त्रीय अवधारणा है, यानी जितने भी कला उभर रहे हैं, चाहे लिटरेसी ट्रेंड में, चाहे आर्ट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, म्यूजिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो कला उभर रहा है वो और उभरे, यही इसका उद्देश्य था। नवशास्त्रवाद को तर्क के युग का ज्ञानोदय का उत्पादन माना जाता है। यानी नवशास्त्र को तर्क जो युग था, यानी जो ज्ञान युग था, उसी का एक अंश माना जाता है। जब दार्शनिकों का मानना था कि प्रकृति के नियम का अध्ययन और पालन करके मनुष्य अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, तब विज्ञान ने क्या किया था, अपनी प्रमुखता दिखाई थी उस समय। और न्यू क्लासिकल युग के तौर पे एक नए, अधिक राजनीतिक रूप से ये उभरा था, और तर्क संगत विचार लोगों ने किए थे। लोग अंधविश्वास की जगह तर्क करने लगे थे। और शास्त्रीय विरासत, यानी शास्त्रीय विरासत मैंने बताया क्या होता है, इसमें कला का विकास हुआ, चाहे वो आर्ट फॉर्म में हो, म्यूजिक फॉर्म में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, बस फैले, मतलब विकास हो कला का, उसी को शास्त्रीय विरासत को बढ़ाने की कोशिश की गई इस समय। इसी प्रकार नियो क्लासिकम की विशेषता शास्त्रीय विषय वस्तु, उदास रंग, उथला स्थान, मजबूत शैक्षिक उद्वार रेखाएं, इन सब के क्षेत्र में फैली फूली, और लोगों को सटीकता से इसकी ओर बढ़ाया गया। जो नवशास्त्रवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता भी है, इस प्रकार आप जानिए। शास्त्रीय आदर्शों का पुनरुद्धार, यानी प्राचीन ग्रीक और रोमन दर्शन जो था, उसमें कला और जो वास्तुकला का था, नवशास्त्रवाद इसमें प्रमुख प्रभाव डाला था इन्होंने। हालांकि तर्क संगत के रूप में ये था, मतलब इस समय तर्क किया जाता था, पर शास्त्री की एक ताजा व्याख्या ने अतीत के प्रति शक्तिशाली भावना की प्रतिक्रिया का सुझाव दिया। जब नए नए आविष्कार होने लगे साइंस में, लिटरेसी में, कला में, तो इसने एक नया शास्त्रीय पुनरुद्धार किया, यानी एक नया जन्म दिया कला को।
उसके बाद कर्म और समरूपता पर जोर दिया गया, यानी इस युग की कला और वास्तुकला में कर्म पर संतुलन की भावना दिखाई, यानी लोगों को कर्म की ओर बढ़ाया गया कि कर्म ही लोगों का सर्वोपरि है, जिसमें साफ रेखा, ज्यामितीय आकार, अनुपाती व्यवस्था इसी सब इस समय उभरी और इस सब कला वस्तु में शामिल की गई। अब जो बिल्डिंग्स बनती थी, जो आर्किटेक्चर बनता था, इन सब में कला, ज्यामितियां, तो मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को जोड़ा गया था, जो कि यूनानी टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी, यानी पिछले टाइम पे, मतलब अपने इतिहास को ये लोग दोहरा रहे थे और दोहरा के अपनी कला संस्कृति को बढ़ा रहे थे। सिंपल भाषा में तर्क संगतता और नैतिकता सद्गुण बढ़ा रहा था, मतलब लोगों में कलाकारों की पीढ़ियां लक्ष्य मूल्य को बढ़ावा दे रही थी, अपने लक्ष्य को बढ़ावा दे रही थी, कला के क्षेत्र में बढ़ रही थी, रचनाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जा रही थी। कलाकृति अक्सर ऐतिहासिक लोगों को चरित्र दिखाया जा रहा था, चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद लोगों में पैदा किया जा रहा था, लोगों में नैतिकता पैदा की जा रही थी, लोगों को तर्क संगत बनाया जा रहा था कि हर चीज पे तर्क करो। उसके बाद परिशुद्धता और सुस्पष्टता पर ध्यान दिया जा रहा था, यानी द्रव शास्त्र चित्रकार जो थे, जितने भी पेंटिंग बनाने वाले लोग थे, पेंटर, उनके द्वारा स्पष्ट और सटीक को सर्वोच्चता प्रदान की गई, यानी एक सटीक पेंटिंग और एक स्पष्टता, जिससे लोगों को मैसेज दिया चले, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था। उसके बाद संयमित रंग प्लेट, यानी उस समय रंगों का भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा था और ऐसे किया जा रहा था कि जिस भावना से उस चीज को बनाया जा रहा था, तो उसमें वैसे ही भावना वाले रंग को जोड़ा जा रहा था कि लोग प्रभावित हो सके। उसके बाद नवशास्त्रीय वास्तुकला का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था, यानी यह युग उस समय यूरोप में पुनर्जागरण के बाद आया था। तो शुद्ध और कई क्षतिग्रस्त शहरों के कारण कई ऐसे शहर थे जो क्षतिग्रस्त थे, यानी प्रभावित थे इससे, यूरोप अपने क्षेत्र का पुनर्निर्माण और अपने शहरों का पुनर्गठन करने की ओर बढ़ रहा था। सड़क बना रहा था, बिल्डिंग्स बना रहा था, नालियां बना रहा था, स्तंभ, पेडिमेंट और गुंबद नवशास्त्रीय डिजाइन यहाँ पे अपनाने लगे लोग। अक्सर स्मारक, सार्वजनिक भवन, सरकारी भवन बनाने लगे। नागरिक को गौरव लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए एक सिद्धांत का प्रतीक भी बनाया गया, तो इससे लोग क्या हुए, प्रभावित होने लगे। उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों पर भी प्रभाव डाला गया, यानी इसकी प्रभुत्ता का युग जो है वो नवशास्त्रीय आंदोलन के साथ था, जिसने कारण तर्कसंगत और मानव प्रगति पर जोर दिया गया। इस युग की जो कला है वो वास्तुकला में युग और बौद्धिक राजनीतिक आंदोलन की प्रतिनिधित्व किया इसने, मतलब बौद्धिकता और राजनीति को भी बढ़ावा दिया और लोगों के ज्ञान पर जोर दिया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप कला के क्षेत्र में बढ़िए। आप कला को, सिनेमा हॉल का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, लिटरेसी का विकास हुआ, म्यूजिक का विकास हुआ, और इन सब के विकास के कारण ही क्या हुआ, ये बरोक्को से रोरोक्को और न्यू क्लासिकम जो युग था, तब तक की कला आपने देखी। तो आपने देख ली बरोक्को से रोरोक्को, और जो न्यू क्लासिकम युग था उसमें क्या क्या और कौन कौन लोग थे। तो आपको लोगों के नाम याद करने में ही बेसिकली मुश्किल होगी, बाकी तो आप बता दोगे कि पेंटिंग का ज्यादा आविष्कार हुआ था, म्यूजिक का, कला का, आर्किटेक्चर का, ये तो इजी है बताना, आप ऐसे बता दोगे, बट आपको नाम याद करने में डिफिकल्ट होंगे। इसलिए आप नोट्स डाउनलोड करें, परचेस करें, या तो आप कॉपीज में नोट करें, तभी आप ये लिख पाएंगे। तो आपकी जो यूनिट्स होती है, सेकंड यूनिट का पार्ट सेकंड, वो भी होता है यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।